संदेश झूठ से हटके। हरियाणा में बड़ा घमासान मचा रखा है। आज मोदी साहब गए थे, सुना बड़े बड़े निराश हताश थे क्या, मतलब, या वैसे तो सुना हंसे भी काफी वहां पर। कहीं कहीं रो भी देते हैं, आजकल उनके आंसू भी निकल जाते हैं। समझ नहीं आता उनकी हंसी, उनका रोना। वो मतलब बहुत खुश होते हैं तब रोते हैं, खुशी में भी तो आंसू निकलते हैं सर, और हंसी में भी निकलते हैं। मतलब खुशी में आंसू भी निकलते हैं, हंसी भी आती है, मन भी प्रसन्न होता है, मुस्कुराहट भी आती है। तो बहुत 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 सारी भाव भंगिमाएं उनके चेहरे पर मतलब बदलती रहती हैं समय के अनुसार। वो जहाँ जाते हैं उन वहाँ के हो जाते हैं, वहां से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। तो आज हरियाणा से क्या संबंध स्थापित किया सर उन्होंने? जहाँ तक हरियाणा की बात आपने खास तौर पे अम्बाला की बात कही है। अम्बाला में क्योंकि भाजपा उम्मीदवार बहुत पहले जो है वो घोषित हो गया था, तो भाजपा के पास बहुत टाइम था अपना प्रचार करने का। तो उन्होंने अपनी रीच बनाई और कांग्रेस ने लगभग 1.25 महीने के बाद अपने कैंडिडेट्स की घोषणा की। तो शुरू में क्योंकि मैदान में थे ही अकेले, तो कोई दूसरा था नहीं। लेकिन जैसे ही कांग्रेस कैंडिडेट आया, क्योंकि मुख्य तौर पर यहाँ पे अम्बाला का एक इतिहास रहा है। आजादी का जो पहला चुनाव हुआ था 1992 का, मतलब 52 का, तो उससे लेके आज तक, मतलब 2019 तक, और अभी भी वही चीज लग रही है। सिर्फ एक बार 1998 को छोड़कर, 1998 में ये हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी का जो अमन कुमार नागरा थे वो यहाँ से सांसद बने थे। अदरवाइज यहाँ पे जो मुख्य लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी, पहले भारतीय जनसंघ की, फिर जनता पार्टी और अब बीजेपी के बीच में रही है। यहाँ पे दो आइडियोलॉजीज हैं जो बहुत ज्यादा, मतलब एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रहती हैं। बाकी लोगों के लिए चांस कम रहता है। एक अपवाद था, जैसे मैंने आपको बताया। अब जो हालात पिछले कुछ एक हफ्ते से या 10 दिन से, जैसे ही कैंडिडेट आने के बाद जो हालात बने, तो कांग्रेस जो है वो बहुत अपर हैंड चल रही थी। एक रुझान था। पहले तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस के पक्ष में शायद लोग खुल के उस ढंग से नहीं आएंगे, अंडरकरंट जो है उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन अंडरकरंट के साथ साथ लोग खुल के भी बहुत आए। तो उससे जो है एक ये धारणा अवधारणा बन गई कि भाई ये सीट जो कांग्रेस लेगी। उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हुआ कि भाई कैसे इसको बचाया जाए। आज फिर उसी सिलसिले के एक कड़ी के रूप में प्रधानमंत्री जी अम्बाला में आए थे। उन्होंने अम्बाला शहर में रैली की। अब रैली जो थी वो अम्बाला और कुरुक्षेत्र की मानी जा रही थी कि उस पे लिखा हुआ था बकायदा, जो बैकड्रॉप था, अम्बाला कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की विजय संकल्प रैली। अब उस हिसाब से आप देखो तो अम्बाला की 9 विधानसभा सीटें और कुरुक्षेत्र की 9 विधानसभा, मतलब ये 18 विधानसभा क्षेत्रों की रैली थी। बट रैली में एक तो जो वेन्यू जो है, ग्राउंड, उसका जो चुनाव किया गया उसकी कैपेसिटी ही ज्यादा नहीं थी। और जो लोग आए भी, तो उस हिसाब से ये नहीं लग रही थी कि 2 लोकसभा क्षेत्रों की रैली है, 18 विधानसभा क्षेत्रों की रैली है। जहां तक प्रधानमंत्री जी की भाव भंगिमाओं का सवाल आपने किया, तो आज जो रैली, जो एक उनका एक ऑरा है, उनका एक ये माना जाता है कि वो खुल के बोलते हैं, तो आज वो चीज मिसिंग लगी। आज वो काफी लो फील कर रहे थे। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी उसमें कुछ हार्ड वाली बात अब नजर नहीं आ रही थी। जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की कि वो ऐसे, मतलब ताड़ फाड़ करके चले जाएंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। अब मैं इससे अगर आगे बढ़ूं
तो हरियाणा की हमारी 10 सीटें हैं। भाई साहब ने मैं परिचय नहीं कर पाया क्योंकि लेट जुड़ा हूँ। उन्होंने 7 सीटें मेरे ख्याल कांग्रेस को दी हैं, मतलब इंडिया गठबंधन को दी है, क्योंकि कुरुक्षेत्र की सीट जो है वहां से आम आदमी पार्टी लड़ रही है। तो 9 पे कांग्रेस लड़ रही है और भाजपा 10 की 10 सीटों पे लड़ रही है। अब हम एक एक सीट का अगर विचार करें तो सिरसा जो सीट है वहां से ऐसा वहां से जो रुझान आ रहे हैं उसके मुताबिक कांग्रेस की कुमारी शैलजा वो काफी आगे एक तरफा सा ही जा रहा है। वहां पे कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है मुकाबले की। सेम सिचुएशन है हमारी रोहतक सीट पर। वहां पे भी कोई मुकाबला कोई ज्यादा है नहीं है। जो दीपेंद्र हुड्डा है कांग्रेस के, वो काफी आगे चल रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं लग रही है। उसके बाद हम अंबाला का मैंने बता ही दिया है कि अभी कांग्रेस जो है वो अपर हैंड है। ये जो रैली है ये भी कुछ ज्यादा डेंट डालने की फिलहाल तो स्थिति में नहीं लगती है। बाकी एक सप्ताह है बीच में, क्या हो जाए नहीं कह सकते। ठीक है, अगर अंबाला को भी आप उसी कैटेगरी में रखो तो 3 सीटें होगी। कुरुक्षेत्र की जहां तक बात है वहां पे तिकोना मुकाबला है। वहां पे भाजपा के नवीन जिंदल हैं और आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता हैं और इनेलो जो है उसके जो नेता मेन, अब तो वही चौटाला साहब की बात तो वही है, अभय चौटाला जो है वो वहां से खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जो रुझान वहां से आ रहे हैं, अभय चौटाला को एक टैग चस्पा कर दिया गया कि वो वोट काटेंगे। वो मुख्य मुकाबला जो है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अब आम आदमी पार्टी की जैसे उनका तो चलो चल रहा है और उनका कैंडिडेट भी बहुत पहले आ गया था जिसका उनको बहुत फायदा मिला। और एक बात मैंने पहले भी आपके ही चैनल पे शायद बोली थी या किसी और पे बोली थी कि जो कांग्रेस में गुटबाजी की भी बात की जाती रही है अक्सर हरियाणा में, तो जो डॉक्टर सुशील गुप्ता है वो कांग्रेस के सभी गुटों को साधने में कामयाब रहे हैं और उनके जो वो है समर्थन में वहां पे हुड्डा भी आते हैं, शैलजा भी आते हैं, रणदीप भी आते हैं, सारे किरण भी मेरे ख्याल आई है। तो सभी जो लोग हैं, सभी कांग्रेस के जो लोग हैं उनके समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। ऑन दी अदर हैंड जहां तक नवीन जिंदल का सवाल है और वहां पे कुरुक्षेत्र जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है उस पे कई बार ऐसा देखने को मिला कि उनको लोगों के, ग्रामीणों के, खास तौर पे किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। ये जो है बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन उनको कई बार फेस करनी पड़ी, शायद उनकी माता जी को करनी पड़ी। सैनी साहब आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक सवाल मेरा और जोड़ देता हूँ उसमें। आप सैनी समाज से आते हैं, नायब सिंह सैनी के बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने से करनाल और कुरुक्षेत्र की सीट में आपको क्या लगता है, कोई बेनिफिट सैनी समाज का मिलेगा बीजेपी को, जो इन्होंने पैतरा खेला खट्टर साहब को हटा के जो नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया? देखो, जो कुरुक्षेत्र की आपने सीट की बात की है ये सैनी सीट मानी जाती रही। पहले भी कई बार वहां पे सैनी समाज के लोग पुराने जो सांसद रहे हैं वहां से रहे हैं। उसके बाद जो इसे नायब सिंह सैनी से पिछले जो सांसद थे राजकुमार सैनी, वो जो है अंबाला जिले की नारायणगढ़ जगह है, नारायणगढ़, वहां पे भी सैनी समाज काफी ज्यादा है और वहां से भी सैनी जो है वो एमएलए बनते रहे हैं। तो जो राजकुमार सैनी है वो नारायणगढ़ से पहले एमएलए रहे हैं, उसके बाद उनको ले जाया जाता है कुरुक्षेत्र और वो सैनी समाज के दम पर कुरुक्षेत्र की सीट निकाल लेते हैं। भाजपा का चलो ऑब्वियसली 2014 में मोदी लहर भी थी, उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। उसके बाद आते हैं नायब सिंह सैनी, वो नारायणगढ़ से ही एमएलए थे। उसके बाद उनको कुरुक्षेत्र भेजा जाता है एमपी की सीट के लिए और वो सीट निकल जाती है। उससे पहले कैलाशो सैनी वहां से रही हैं, उससे पहले गुरदयाल जी रहे हैं, गुरदयाल सिंह सैनी रहे हैं। तो
ये जो एक मैं नवीन जिंदल से जुड़ा ही एक बात आपको कहना चाहूंगा। एक जो चुनाव हुआ जिसमें कैलाश सैनी पहले से एमपी थी और उसके बाद नवीन जिंदल उसके मुकाबले में आ गए, और उसके बाद क्या हुआ कि रुझान जा रहा था कैलाशों के हक में। बाद में इतना लास्ट के दिनों में इतना ज्यादा वहां पे पैसे का चला नवीन जिंदल एंड उनकी फैमिली की तरफ से, तो वो जो चुनाव का नतीजा था वो पलट गया था। अब मैं आता हूं प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि सिर्फ जेजेपी ने वहां से सैनिक समाज के बंदे को, पालाराम सैनी जी को वहां पे उतारा है। वो समाज सेवी हैं, स्कूल भी चलाते हैं, लेकिन क्योंकि जेजेपी अभी वैसी पोजीशन में नहीं है और कैंडिडेट भी बहुत लेट डिक्लेयर हुआ है, तो कैंडिडेट को वो जो है समाज का कोई बहुत ज्यादा शायद उतना ना मिले जितना आप एक्सपेक्ट करते रहे हैं पिछले चुनाव में। अब कैलाशो सैनी जो है वो भाजपा से जंप कर गई है कांग्रेस में। हालांकि कैलाशो सैनी के खिलाफ भी वहां पे एक अर्जेंटमेंट रही है, क्योंकि वो भी लोगों से उस ढंग से जुड़ी नहीं रही है। जब वो चुनाव हार गई थी तो वो कट ऑफ हो गई थी, उस ढंग से जुड़ी नहीं रही है। तो सैनिक समाज का जो वोट है ना, मुझे जो लगता है इस बार वो एक साथ कहीं पड़ने वाला नहीं। वो दो तीन जगह वो वोट जो है वो बंटेगा। वो उसका हिस्सा आम आदमी पार्टी को भी आएगा, उसका हिस्सा आपका भाजपा को भी आएगा, उसका जजपा को भी जाएगा, इनेलो को भी थोड़ा बहुत जा सकता है। तो वो जो है इस बार एक वोट बैंक के रूप में सैनिक समाज वहां पे मुझे एक बात और लगता है बताइए, मानता हूं। एक बात और बताइए, 2019 में और उसके बाद भी जो आपके विधानसभा इलेक्शन हुए उसमें जाट वर्सेस नॉन जाट वोट की कंसोलिडेशन जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार में 10 साल रही है, और जाट वोट कहीं ना कहीं अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स भी इस बार इलेक्शन में लड़ रहे हैं, हालांकि पानीपत, सोनीपत में और अम्बाला में जिस तरीके के कैंडिडेट दिए गए हैं बहुत साफ सुथरी छवि के हैं और ऐसा लग रहा है पॉपुलर कैंडिडेट्स दिए गए हैं, पर क्या बीजेपी नॉन जाट वोट्स की कंसोलिडेशन 2024 में कर पाएगी? क्योंकि राजकुमार सैनी के खिलाफ भी इल्जाम है कि उन्होंने जाटों के बारे में कई स्टेटमेंट्स इस तरीके की दी हैं। हालांकि वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में उन्होंने सपोर्ट दिया, राहुल गांधी के सामने उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं सपोर्ट करने को तैयार हूं इंडिया अलायंस के। तो राजकुमार सैनी के क्या वाकई कुछ वोट हैं जो इंडिया अलायंस को ट्रांसफर हो सकते हैं? और ये जो जाट वर्सेस नॉन जाट है, इसकी बाइनरी में क्या नॉन जाट वोट अभी भी बीजेपी के पीछे एक मुश्त है कि वो इस बार डिवाइड होंगे? देखिए, जो आपने राजकुमार सैनी जी की बात की, एक समय था कि उनकी फॉलोइंग थी, खासतौर पे आपने शायद आप जिक्र जाट आंदोलन का कर रहे हैं, और उस दौरान जो उन्होंने बातें कही, खुद सैनी समाज को भी वो बातें अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सैनी जो कम्युनिटी है, हालांकि इसके ये कहीं पे जैसे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है, राजस्थान है, आपका इधर सारे सभी राज्यों में कुछ ना कुछ उसका रहा है, महाराष्ट्र है, इवन जो साउथ इंडियन है वहां पे भी कुछ अलग गोत्रों से रेड्डी वगैरह जो है वो माने जाते हैं। बिहार में भी है कुछ, वहां है ये आपका मौर्य है। तो ये सैनी समाज के लोग अलग अलग आर्थिक दृष्टि से भी बहुत ज्यादा ह्यूज गैप है विद इन सैनिक समाज। ठीक है, तो जो पंजाब का है या हरियाणा का जो सैनी है वो किसी और लेवल पे है कहीं। अच्छा, जो सैनी समाज को जो ओबीसी का दर्जा मिला वो भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैरामीटर्स हैं, क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से एक पेज पे नहीं है। तो वो जो है कुछ उसके पॉलिटिकल कारण भी है, वो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। आपके मैं मुद्दे नॉन पर आता हूँ। आप जाट वर्सेस राजकुमार नॉन जाट, सैनी का राजकुमार सैनी का जो है अभी कांग्रेस के साथ जाना कोई बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि प्रभाव डाल रहा है। अब मैं वो आता क्लियर हूँ है। जाट वोट कंसोलिडेट होने पर। तो जाट वोट जो है, अब मैं एक सीट का उदाहरण जरूर देना चाहूंगा, हिसार की हमारी सीट। हिसार सीट पे चौटाला परिवार के 3 सदस्य खड़े हैं, देवीलाल परिवार के। तो देवीलाल परिवार के 3 सदस्य हैं। तो कांग्रेस से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अगर वहां पे वो नॉन जाट को उतारे
खास तौर पे अगर चंद्रमोहन बिश्नोई को उतार देती तो उसको हरियाणा में भी वो सीट तो मतलब जैसे प्लेट में सजी हुई जैसी मिल जाती। अभी वो जो चारों जाट हैं और चारों कहीं ना कहीं, क्योंकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं जयप्रकाश जी, वो भी देवीलाल के कार्यकर्ता रहे, तो वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार है चारों का। तो अगर एक अलग से कैंडिडेट दिया जाता तो ये सीट बहुत इजीली कांग्रेस से निकाल सकती थी, और बिश्नोई समाज का जो आपका राजस्थान में है वहां पे भी कांग्रेस को उसका फायदा मिलता। लेकिन चलो एक छोटा अपना हुड्डा जी ने जो है वो शैलजा गुट की नहीं चलने दी, और वो जो है सीट वो अपने दोस्त जेपी को दे दी, जयप्रकाश जी को दे दी। तो अब वो सीट फंस गई है। अब जाट की अगर एक जगह तो जा ही नहीं सकता, जाट तो खुद कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि इनेलो भी क्लेम करती है जाट पार्टी, जजपा भी क्लेम करती है जाट पार्टी, और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस समय खासतौर पे टिकटों के मामले में सबसे बड़े नेता उभर कर सामने आए हैं कांग्रेस पार्टी में, वो भी जाट वोटों के ऊपर हक मानते हैं। तो जाट जो वोट है वो एक साथ पड़ने वाला नहीं है। इसका बड़ा पार्ट जो है जाट अलग अलग कारणों से, उसका बड़ा पार्ट जो है वो कांग्रेस को पार्टी को मिलेगा। रावदान सिंह की जो सीट है वो भी इसी वजह से निकलनी चाहिए इजीली। हाँ, जो रावदान सिंह की सीट है, यहाँ पे बंसीलाल जी की पोती किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी जो है वहां से इलेक्शन लड़ती रही है और जीतती भी रही है, पहले सांसद भी रही है। अब जो ये गए हैं क्या बोलते हैं इस समय जो भाजपा के जो कैंडिडेट हैं या पिछले सांसद भी हैं, धर्मवीर जी, धर्मवीर जी भी पहले कांग्रेस में रहे हैं और बंसीलाल परिवार के मतलब एक किस्म से फॉलोअर भी रहे हैं। तो वो जो सीट है वहां पे अब अहीर वोट के चक्कर में जो है, क्योंकि उसमें जाट और अहीर वो दोनों ही कम्युनिटीज वो काफी एक इम्पैक्ट रखती हैं। तो कांग्रेस ने जो है एक तो हुड्डा की चली और जिसकी वजह से आपने उनके चहेते जो रावदान सिंह है उनको टिकट मिली, और इस जो अपनी किरण चौधरी जो हैं उनको इग्नोर करना था, तो वो एक कारण हो गया। और इग्नोरेंस का जो ये माना जा रहा है, एक आम धारणा बनी हुई है कि हुड्डा की वजह से इग्नोर किया गया। उससे बड़ी बात है दूसरी, जो हमारा राज्यसभा चुनाव हुआ था जिसमें एक वोट के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई थी। अजय माकन जो है चुनाव हार गए थे, अजय माकन की खुन्नस के कारण। हुड्डा की एक कारण है, लेकिन उससे बड़ा कारण है कि अजय माकन जो है वो कांग्रेस हाईकमान को ये समझाने में कामयाब हो गए कि जो किरण चौधरी है उसने अपने वोट को खराब किया, जिसकी वजह से वहां पे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस हारी और इसलिए श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला। अब मैं आता हूं वो सीट। अब मरता क्या ना करता, बहुत पहले से ये कहा जा रहा था कि किरण चौधरी जो भाजपा में जा रही है, पिछले 1-1.5 साल से किरण चौधरी डिनायल दिए जा रही हैं, नहीं मैं नहीं कहीं जा रही, ये मेरे विरोधियों का दुष्प्रचार है। तो जब ये टिकट कटी उसके बाद किरण चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और उसमें कह दिया कि जो पार्टी कह रही है हम उसके साथ, हमें पार्टी का जो है निर्णय वो कबूल है। अब रावदान सिंह के साथ वो समर्थन में चल रही है। तो जाट का जो किरण चौधरी के साथ है उसका एक बड़ा पोर्शन रावदान सिंह जो को मिलेगा, अहीर का उसको मिल ही जाएगा, और मुझे लगता है ये भी सीट जो है वो कांग्रेस निकाल सकती है। आपके आकलन के हिसाब से अगर चलें तो गुड़गांव फरीदाबाद में, लास्ट सवाल पूछ रहा हूँ जोशी जी, फिर आप देखो गुड़गांव की अगर मैं बात करूं, मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए। गुड़गांव, फरीदाबाद, करनाल, ये 3 सीटें छोड़कर बीजेपी का किसी और सीट पे चांस आपको दिखाई देता है हरियाणा में? मुझे तो गुड़गांव और करनाल में मैं उस पे भी बात करना चाहूंगा सर। गुड़गांव के अंदर 8% पंजाबी वोट है, ये पंजाबी हैं, राष्ट्रीय पंजाबी महासभा के ये संरक्षक भी हैं अपना राज बब्बर, ठीक है।
उसमें से भी कुछ शेयर लेंगे। और एक बड़ा जो दी ओनली मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट, मुस्लिम मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, मेवात। वो मेवात मेवात गुड़गांव में आता है, और मेवात का वहां एक का मुश्त पड़ेगा। जो है, बादशाहपुर का भी इंडिपेंडेंट बादशाहपुर का भी कैसे इंडिपेंडेंट एमएलए बादशाहपुर का भी इंडिपेंडेंट एमएलए है, और मेवात का सारा वोट जो है एक मुश्त पड़ेगा राज बब्बर को, और बादशाहपुर में जो इंडिपेंडेंट एमएलए है उसका वोट भी पड़ेगा राज बब्बर को। मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जो लोग पहले ये मान के चल रहे थे ना कि आप 3 सीटें तो मान के ही चलो, एक करनाल और गुड़गांव और फरीदाबाद, अब उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया है। क्वेश्चन मार्क ये है कि देखो, एक तो यहाँ का वोट है, फिर जो जाट वर्सेस अहीर एक फैक्टर रहता है। अब जो अहीर का जो मैक्सिमम वोट है वो बीजेपी को पड़ेगा, राव इंद्रजीत को पड़ेगा, अहीर का मैक्सिमम वोट। जो बाकी कम्युनिटीज हैं उसमें जो है, अब मुस्लिम वोट जो है वो एज ए वोट बैंक जो है उसका एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस को मिलेगा, पंजाबी वोट का मिलेगा, जाट वोट का मिलेगा। तो उस हिसाब से ये सीट जो है बीजेपी की फंस गई है। सेम विद करनाल। करनाल में ये माना जा रहा था कि वो नया लड़का क्या कर लेगा। अब एकमात्र जो चीज मनोहर लाल जी के पक्ष में जाती है वो है वीरेंद्र मराठा का उतरना। वीरेंद्र मराठा जो है वो एनसीपी के थे, तो इन्होंने बहुत जोर लगाया कि कांग्रेस से जो है वो कांग्रेस टिकट दे दे, या किसी भी तरह से इंडिया गठबंधन में एक सीट जो है एडजस्ट हो जाए। वीरेंद्र मराठा क्या कि रोड जो है लगभग 3.25 लाख जो वोट है वो रोड का है। और इनेलो ने पहले ही ये बोल दिया था कि जहां से वीरेंद्र मराठा जिस भी पार्टी से आए, चाहे इंडिपेंडेंट आए, इनेलो उसको समर्थन करेगी, तो जाट वोट भी उसको जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, रोड प्लस जाट, वो जो है पार्टी का कुछ वोट नहीं है वहां, एनसीपी का कोई वोट नहीं है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, अब ये जो चीजें थी, किसान आंदोलन और पहलवान आंदोलन और बाकी कारणों से ये जो वोट जो है वो सीधा कांग्रेस के पास आना था अगर सीधी लड़ाई होती। अब ये तीसरा तिकोना मुकाबला हो गया। तिकोने मुकाबले में बीजेपी को फायदा मिल सकता है, लेकिन अब मनोहर लाल जी का जगह जगह विरोध हो रहा है, एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। फिर एक गलती की और फिर बड़ी गलती करते करते सुधार ली। एक गलती क्या की कि इसके खिलाफ ना 4 केस हैं। जो कांग्रेस का कैंडिडेट है दिवांशु बुद्धि राजा, उसको कह दिया कि ये तो पीओ हो गया, पीओ हो गया तो भगोड़ा है। ठीक है, अब लोग ये सोचने लगे कि ये भी केजरीवाल की तरह इसको भी अंदर करेंगे। अगर जैसे ही ये बात उठी और वो सरेंडर करने चला गया, उसका जो बाप है वो जाके जनसभाएं कर करके वहां पे रोने लगा कि जी मेरे लड़के को फंसा दिया, ये वो सहानुभूति में बदलने लगी। इधर इन्होंने उसकी उसकी जमानत तुरंत जमानत करवा दी। मतलब एक गलती तो ये कि इस चुनाव के मौसम में केजरीवाल वाला सीन बना दिया। दूसरी जो गलती बड़ी होते होते बच गई कि उसको अंदर नहीं किया। अगर वो अंदर हो जाता फिर ये सीट क्लियर थी। जो दिल्ली में हो रहा है ना, उसी तरह का सीन फिर यहाँ पे एक सीट नहीं सिर्फ क्लियर थी, फिर और भी जो थोड़ा बहुत संभावनाएं बची थी वो भी चली गई। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरा अपना आंकलन ऐसा है, मतलब ईमानदारी से ये बात करूंगा। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति जो है सैनी साहब, आपके मुताबिक कांग्रेस की बहुत अच्छी है और बीजेपी का सुपड़ा साफ होने जैसी स्थिति है। लग तो ऐसा ही रहा है, ऐसा ही रहा है। अगर ज्यादा जोर भी लगाएंगे तो मुझे लगता है 2-3 सीटों से ज्यादा तो नहीं आ पाएगी।